नमस्कार। आज की इस विशेष पड़ताल में आपका स्वागत है। अक्सर सिविल सेवा परीक्षाओं की तैयारी करने वाले उम्मीदवारों के सामने एक सवाल होता है, अखबार तो रोज पढ़ते हैं, पर उसमें छिपी हुई परतों को कैसे समझें? हाँ, और कैसे एक छोटी सी खबर में छुपे हुए बड़े कॉन्सेप्ट्स को पहचानें, जो प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए जरूरी हैं। बिल्कुल। आज हम यही करने वाले हैं। हमारे पास इंडियन एक्सप्रेस पर आधारित 5 सवाल हैं, लेकिन हम सिर्फ सही गलत का खेल नहीं खेलेंगे। नहीं। हम हर खबर की गहराई में उतरेंगे, देखेंगे कि कैसे एक कानून में देश का संघीय ढांचा छिपा है, या कैसे एक अंतर्राष्ट्रीय बैठक में भारत की सॉफ्ट पावर की कहानी है। और कैसे अर्थव्यवस्था के आंकड़े हमारी रोजमर्रा की जिंदगी पर असर डालते हैं। हमारा मिशन है इन छिपे हुए कनेक्शंस को उजागर करना। एकदम सही। तो चलिए आज की इस ज्ञान के सफर की शुरुआत करते हैं। तो पहला सवाल एक ऐसे कानून से जुड़ा है जिसे हाल ही में राज्यसभा ने पास किया है। सवाल है, जल प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण संशोधन अधिनियम 2024 के बारे में इन कथनों पर गौर करें। पहला, ये कानून जल प्रदूषण से जुड़े छोटे अपराधों के लिए जेल की सजा को हटाकर सिर्फ जुर्माना लगाने की कोशिश करता है। दूसरा, क्योंकि जल संघ सूची का विषय है, इसलिए ये संशोधन तुरंत सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों पर लागू हो जाएंगे। और तीसरा, केंद्र सरकार को अब राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड मतलब SPCB के अध्यक्षों के नामांकन की प्रक्रिया तय करने की शक्ति मिलेगी। तो इनमें से कौन सा या कौन से कथन सही हैं? ये सवाल ऊपर से देखने में सीधा लगता है, लेकिन इसकी दूसरी स्टेटमेंट में ही असली पेंच है। अच्छा। हाँ, इसका सही जवाब है सी, यानी केवल कथन 1 और 3 सही है। ठीक है, तो कथन 1 से शुरू करते हैं। इसमें छोटे अपराधों को डीक्रिमिनलाइज करने यानी अपराध की श्रेणी से बाहर करने की बात है। इसका असल में मतलब क्या है? देखिए, इसका मतलब है कि अगर कोई इंडस्ट्री किसी छोटे मोटे नियम का उल्लंघन करती है, तो अब उसके मालिक को सीधे जेल नहीं भेजा जाएगा। अच्छा। उस पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा। सरकार का तर्क है कि इससे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस यानी व्यापार करने में आसानी होगी। क्योंकि छोटे मोटे उल्लंघन के लिए आपराधिक कार्यवाही से निवेशक डरते हैं। बिल्कुल। तो ये कथन बिल्कुल सही है और स्रोत में इसका साफ उल्लेख है। ये तो समझ आता है, लेकिन दूसरा कथन जो कहता है कि जल यानी वाटर संघ सूची का विषय है, मुझे तो ये सीधा साधा लगता है। पानी तो पूरे देश के लिए जरूरी है, तो कानून भी राष्ट्रीय ही होना चाहिए, है ना? और यहीं पर ज्यादातर उम्मीदवार गलती करते हैं। ये प्रीलिम्स के लिए एक क्लासिक ट्रैप है। अच्छा। संवैधानिक रूप से जल संघ सूची का नहीं, बल्कि संविधान की 7वीं अनुसूची के तहत राज्य सूची का विषय है। ओ, ये स्टेट सब्जेक्ट है। हाँ, इसका मतलब है कि पानी के प्रबंधन पर कानून बनाने का अधिकार मुख्य रूप से राज्यों के पास है। ये हमारे संविधान निर्माताओं की एक सोची समझी पसंद थी, ताकि स्थानीय जरूरतों के हिसाब से जल प्रबंधन हो सके। तो अगर ये राज्य का विषय है, तो फिर संसद ने इस पर कानून कैसे बना दिया, और ये फिर लागू कहाँ होगा? बहुत अच्छा सवाल है। यहीं पर संविधान का एक और महत्वपूर्ण अनुच्छेद आर्टिकल 252 सामने आता है। आर्टिकल 252। हाँ, इस आर्टिकल के तहत अगर 2 या 2 से ज्यादा राज्य विधानसभा में प्रस्ताव पारित करके संसद से अनुरोध करें कि वो उनके लिए राज्य सूची के किसी विषय पर कानून बनाएं, तो संसद ऐसा कर सकती है। अच्छा। स्रोत के मुताबिक हिमाचल प्रदेश और राजस्थान ने ऐसा ही अनुरोध किया था। इसीलिए ये कानून फिलहाल इन्हीं राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों पर लागू होगा, पूरे देश पर एक साथ नहीं। तो इसका मतलब कथन 2 गलत है। एकदम गलत है। वाह, तो एक ही स्टेटमेंट में संविधान के 2 अहम पहलू छिपे थे, राज्य सूची और आर्टिकल 252। अब तीसरे कथन पर आते हैं, जो केंद्र को राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्षों की नियुक्ति में ज्यादा अधिकार देता है। हाँ, और ये कथन सही है। ये संशोधन केंद्र सरकार को SPCB के अध्यक्षों के नामांकन के नियम तय करने का अधिकार देता है। ये एक बड़ा बदलाव है। और इसका मेंस के लिए क्या महत्व हो सकता है? मेंस के नजरिए से देखें तो यह केंद्र राज्य संबंधों पर चल रही बहस को और गहरा करता है। एक तरफ तर्क है कि इससे पर्यावरण के नियमों में पूरे देश में एकरूपता आएगी, लेकिन दूसरी तरफ ये राज्यों की स्वायत्ता में दखलंदाजी के तौर पर भी देखा जा सकता है। बिल्कुल। ये सहकारी संघवाद की भावना पर एक तरह का स्ट्रेस टेस्ट है। बहुत दिलचस्प। तो हमने देखा कि कैसे एक राष्ट्रीय कानून राज्यों पर अलग अलग तरह से लागू होता है। ये राष्ट्रीय स्तर की बात हुई। अब देखते हैं कि जब भारत अंतर्राष्ट्रीय मंच पर कोई भूमिका निभाता है तो क्या होता है। हाँ, अगला सवाल एक ऐसे ही अंतर्राष्ट्रीय संगठन से जुड़ा है। प्रश्न है, इंटरनेशनल आइडिया के बारे में इन कथनों पर विचार करें। पहला, यह चुनावी सुधारों पर काम करने वाली संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है। दूसरा, भारत के चुनाव आयोग ने हाल ही में इसकी अध्यक्षता संभाली है। और तीसरा,
इसका मुख्यालय स्टॉकहोम, स्वीडन में है। सवाल है, इनमें से कितने कथन सही हैं? देखिए, इस तरह के सवालों में संगठनों के वर्गीकरण पर मतलब क्लासिफिकेशन पर ध्यान देना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, इसका सही जवाब है बी, यानी केवल 2 कथन सही हैं। तो इसका मतलब पहला कथन गलत है या संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी नहीं है। मुझे लगा था कि लोकतंत्र और चुनाव जैसे विषयों पर काम करने वाली संस्था यूएन से ही जुड़ी होगी। और यही वो बारीक अंतर है जिसे परीक्षा में परखा जाता है। स्रोत के अनुसार इंटरनेशनल आइडिया एक अंतर सरकारी संगठन है, न कि संयुक्त राष्ट्र की विशेष एजेंसी। अंतर सरकारी संगठन, इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। यूएन की विशेष एजेंसियां जैसे WHO या यूनेस्को, वो औपचारिक रूप से यूएन सिस्टम का हिस्सा होती हैं, जबकि ये मतलब अंतर सरकारी संगठन स्वतंत्र निकाय होते हैं जिन्हें सदस्य देश मिलकर बनाते हैं। तो कथन एक गलत है। समझ गई। और बाकी के 2 कथनों के बारे में क्या? भारत ने अध्यक्षता संभाली है, ये तो बड़ी खबर थी। हाँ, वो दोनों कथन बिल्कुल सही हैं। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त ने इंटरनेशनल आइडिया की अध्यक्षता संभाली है, जो एक महत्वपूर्ण बात है। ये क्या दर्शाता है? ये दिखाता है कि दुनिया भर में भारतीय लोकतंत्र और हमारे चुनाव आयोग की साख कितनी मजबूत है। ये भारत की सॉफ्ट पावर का एक बेहतरीन उदाहरण है। मतलब हम सैन्य शक्ति से नहीं बल्कि अपने संस्थानों और मूल्यों के जरिए दुनिया पर प्रभाव डालते हैं। एकदम। और तीसरा कथन कि इसका मुख्यालय स्टॉकहोम में है, ये भी सही है। स्रोत में लिखा है कि बैठक स्टॉकहोम में हुई थी, जहां इसका मुख्यालय है। तो कुल मिलाकर 2 कथन सही हुए। तो भारत की अंतर्राष्ट्रीय साख उसकी सॉफ्ट पावर के साथ साथ उसकी सैन्य ताकत पर भी निर्भर करती है। और भारतीय सैन्य इतिहास का एक ऐसा ही गौरवशाली अध्याय है जिससे हमारा अगला सवाल जुड़ा है। सवाल काफी सीधा है। हाल ही में जिसकी वर्षगांठ मनाई गई, वो ऑपरेशन ट्राइडेंट किस ऐतिहासिक घटना से संबंधित है? ये सवाल याद दिलाता है कि अखबार के पहले पन्ने पर छपे विज्ञापन भी परीक्षा के लिए कितने जरूरी हो सकते हैं। इसका स्पष्ट उत्तर है बी। 4 दिसंबर को हम नौसेना दिवस मनाते हैं और ये इसी साहसी ऑपरेशन की याद में मनाया जाता है। सिर्फ ये जानना कि ये 1971 की युद्ध से जुड़ा है काफी है, या इसके बारे में कुछ और भी खास है? इसके पीछे की कहानी इसे और भी यादगार बनाती है। ऑपरेशन ट्राइडेंट 1971 के युद्ध के दौरान 4 दिसंबर की रात को अंजाम दिया गया था। ये भारतीय नौसेना के लिए एक गेम चेंजर था। गेम चेंजर? कैसे? जरा सोचिए, उस दौर में जब सैटेलाइट से निगरानी जैसी तकनीक नहीं थी, रात के अंधेरे में दुश्मन के सबसे सुरक्षित बंदरगाह पर हमला करना कितना मुश्किल रहा होगा। हाँ, बिल्कुल। भारतीय नौसेना ने पहली बार एंटी शिप मिसाइलों का इस्तेमाल किया और कराची बंदरगाहों को तबाह कर दिया। इस एक हमले ने पाकिस्तानी नौसेना की कमर तोड़ दी और युद्ध का रुख भारत के पक्ष में मोड़ने में बड़ी भूमिका निभाई। वाह, इसीलिए ये दिन हमारी नौसेना के शौर्य का प्रतीक है। बिल्कुल, ये वाकई प्रेरणादायक है। हमने देश की बाहरी सुरक्षा की बात की, अब देश के अंदर की एक बड़ी चुनौती की बात करते हैं, पर्यावरण प्रदूषण। हमारा अगला सवाल यमुना नदी के प्रदूषण से जुड़ा है। ठीक है। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड यानी BOD के बारे में इन कथनों पर विचार करें। पहला, BOD पानी में मौजूद जैविक पदार्थों को तोड़ने के लिए एरोबिक जीवों द्वारा जरूरी घुलित ऑक्सीजन की मात्रा को मापता है। दूसरा, BOD का ऊंचा मान पानी में प्रदूषण के कम स्तर को बताता है। और तीसरा, दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति के अनुसार यमुना में BOD का स्तर 3 मिलीग्राम लीटर की स्वीकार्य सीमा से नीचे है। इनमें से कौन सा या कौन से कथन सही हैं? ये सवाल पर्यावरण विज्ञान के एक बहुत ही बुनियादी लेकिन महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट पर है। यहाँ सही उत्तर है ए, यानी केवल पहला कथन सही है। तो पहला कथन जो BOD की परिभाषा है वो सही है, और दूसरा कथन जो कहता है कि ज्यादा BOD का मतलब कम प्रदूषण है, ये सुनने में थोड़ा उल्टा लगता है। और यही वो कंफ्यूजन है जिसे सवाल बनाने वाला पकड़ना चाहता है। दूसरा कथन बिल्कुल गलत है और अवधारणा को पूरी तरह से उल्टा कर देता है। इसे थोड़ा आसान भाषा में समझाएंगे। हाँ, इसे एक सरल उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए एक कमरे में बहुत सारा कचरा है, उसे साफ करने के लिए आपको ज्यादा सफाई कर्मचारियों की जरूरत पड़ेगी। ठीक है। इसी तरह जब पानी में बहुत सारा जैविक कचरा जैसे सीवेज होता है, तो उसे तोड़ने के लिए बैक्टीरिया जैसे सूक्ष्म जीवों को ज्यादा काम करना पड़ता है और इस काम के लिए उन्हें ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। अच्छा,
तो जितना ज्यादा प्रदूषण उतना ही ज्यादा बीओडी, बिल्कुल। और कम बीओडी का मतलब है कि पानी साफ है। ये तो बहुत अच्छे से समझ आया। तो इसका मतलब है कि यमुना के पानी का बीओडी कम होना चाहिए। लेकिन तीसरा कथन तो कुछ और ही कह रहा है। तीसरा कथन आंकड़ों पर आधारित है, और वो भी पूरी तरह गलत है। ये हमें सिखाता है कि सिर्फ कॉन्सेप्ट जानना काफी नहीं है, एक्चुअल आंकड़ों पर भी नजर रखनी पड़ती है। तो असलियत क्या है? स्रोत में दिए गए आंकड़े चौंकाने वाले हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि यमुना में बीओडी का स्तर 96 मिलीग्राम पर लीटर तक पहुंच गया है, जबकि नहाने योग्य पानी के लिए स्वीकार्य सीमा सिर्फ 3 मिलीग्राम पर लीटर है। 96। हाँ, 96। ये सीमा से 10 गुना नहीं बल्कि 30 गुना से भी ज्यादा है। ये आंकड़ा ना सिर्फ इस कथन को गलत साबित करता है, बल्कि दिल्ली में जल प्रदूषण की भयावह तस्वीर भी दिखाता है। ये तो वाकई चिंताजनक है। चलिए, पर्यावरण से अब अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ते हैं। हमारा आखिरी सवाल भारतीय रुपए की हालिया गिरावट से जुड़ा है। हाल के आर्थिक आंकड़ों के अनुसार भारतीय रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले कमजोर हुआ है। इस गिरावट के मुख्य कारण क्या बताए गए हैं? पहला, विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों यानी एफपीआईज द्वारा लगातार बिकवाली। दूसरा, वैश्विक स्तर पर अमेरिकी डॉलर इंडेक्स DXY की मजबूती। और तीसरा, भारत के चालू खाता शेष यानी करंट अकाउंट बैलेंस में बड़ा अधिशेष, मतलब सरप्लस। सही विकल्प चुनें। ये अर्थव्यवस्था का एक क्लासिक सवाल है जो दिखाता है कि हमारी जेब पर पड़ने वाला असर वैश्विक घटनाओं से कैसे जुड़ा है। इसका सही जवाब है ए, यानी केवल कथन 1 और 2 सही हैं। तो पहला कारण है एफपीआई की बिकवाली। ये एफपीआई क्या होते हैं और इनकी बिकवाली से रुपया क्यों कमजोर होता है? एफपीआईज यानी फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स, ये विदेशी निवेशक होते हैं जो हमारे शेयर बाजार में पैसा लगाते हैं। जब उन्हें लगता है कि वे अच्छा मुनाफा कमा चुके हैं या उन्हें कहीं और बेहतर अवसर दिख रहा है, तो वे अपने शेयर बेचकर पैसा निकालने लगते हैं। अच्छा, जब वे भारतीय शेयर बेचते हैं तो उन्हें रुपया मिलता है। इस रुपये को वे वापस डॉलर में बदलते हैं ताकि पैसा अपने देश ले जा सकें। तो इससे बाजार में अचानक डॉलर की मांग बढ़ जाती है। बिल्कुल, डॉलर की मांग बढ़ती है और रुपए की आपूर्ति भी। मांग और आपूर्ति के नियम के अनुसार रुपया कमजोर हो जाता है। तो कथन 1 बिल्कुल सही है। और दूसरा कारण डॉलर इंडेक्स की मजबूती। इसका क्या मतलब है? डॉलर इंडेक्स को आप दुनिया की मुद्राओं की टीम का कप्तान समझ सकते हैं। ये इंडेक्स दुनिया की 6 प्रमुख मुद्राओं के मुकाबले डॉलर की ताकत को मापता है। ठीक है। जब अमेरिका की अर्थव्यवस्था अच्छा कर रही होती है या वहां ब्याज दरें बढ़ती हैं, तो दुनिया भर के निवेशक अपना पैसा डॉलर में लगाना पसंद करते हैं। इससे डॉलर कप्तान के तौर पर मजबूत हो जाता है। और जब कप्तान मजबूत होता है तो बाकी खिलाड़ी उसके सामने थोड़े कमजोर नजर आते हैं। एकदम सही। रुपया भी उन्हीं में से एक है। इसलिए डॉलर इंडेक्स का मजबूत होना रुपये के लिए बुरी खबर होती है। तो कथन 2 भी सही है। अब आते हैं तीसरे कथन पर, जो चालू खाता अधिशेष यानी करंट अकाउंट सरप्लस की बात करता है। ये गलत क्यों है? ये कथन तथ्यों के बिल्कुल विपरीत है। देखिए, चालू खाता, मोटी मोटी बात करें तो किसी देश के कुल निर्यात और आयात के बीच का अंतर है। अगर हम निर्यात ज्यादा करते हैं और आयात कम, तो हमारे पास विदेशी मुद्रा यानी डॉलर ज्यादा आती है। इसे अधिशेष कहते हैं। और सरप्लस होने पर रुपया मजबूत होता है। हाँ, लेकिन हमारी स्थिति उल्टी है। हमारा आयात ज्यादा है और निर्यात कम, जिससे घाटा यानी डेफिसिट होता है। स्रोत में भी बढ़ते व्यापार घाटे की चिंता का जिक्र है। तो घाटे का मतलब है कि हमें ज्यादा डॉलर चाहिए, जिससे रुपया और कमजोर होता है। बिल्कुल। इसलिए कथन 3 पूरी तरह से गलत है। तो आज की इस चर्चा से ये बिल्कुल साफ है कि हर खबर के पीछे एक बड़ा कॉन्सेप्ट छिपा होता है। हमने देखा कि कैसे एक कानून संशोधन में संघीय ढांचे की बारीकियां हैं, कैसे एक अंतर्राष्ट्रीय पद में भारत की सॉफ्ट पावर की झलक है, और कैसे प्रदूषण या अर्थव्यवस्था के आंकड़े किसी दावे को सही या गलत साबित कर सकते हैं। ये सिर्फ खबर पढ़ना नहीं, खबर को समझना है। बिल्कुल। और आज की चर्चा के बाद सोचने के लिए एक सवाल ये भी है कि ये सभी मुद्दे आपस में कैसे जुड़े हैं। कैसे? मिसाल के तौर पर, क्या ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए लाए गए कानून जैसे जल संशोधन अधिनियम और उद्योगों को दी गई छूट का असर नदियों के बीओडी लेवल पर पड़ता है? ये एक अच्छा सवाल है। और क्या रुपए की गिरती कीमत उन तकनीकों के आयात को और महंगा बना देती है जिनकी जरूरत हमें अपनी नदियों को साफ करने के लिए? इन बिंदुओं को एक साथ जोड़कर एक समग्र दृष्टिकोण विकसित करना ही विश्लेषण का अगला स्तर है,
जो मेंस परीक्षा में सफलता के लिए बेहद जरूरी है।